आज का पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए दो कथन हैं जिसमें एक अभिकथन है और एक कारण है। अभिकथन है कि विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं, और कारण है व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता कम होती जाती है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है कि ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, या फिर ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ठीक है, किसका ए गलत है, ठीक है, और आर जो है सही है, क्योंकि विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल जो हैं वो 15 डिग्री से लेकर, ठीक है, 15 से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पश्चिमी किनारों पर स्थित है। इसका कारण यह है कि इस क्षेत्र में व्यापारिक हवाएं उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व की ओर से आती हैं, अतः महाद्वीप के पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते यह शुष्क हो जाती है। अगला प्रश्न है कि कालाहारी मरुस्थल का विस्तार निम्न में से किस देश में नहीं है? बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, जिम्बाब्वे। कालाहारी मरुस्थल जो है वो बोत्सवाना के अधिकांश भाग तथा नामीबिया, जम्बिया, अंगोला और दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में विस्तृत है, लेकिन जिम्बाब्वे में इसका कोई भी इसका स्थान नहीं है। अगला प्रश्न है चिहुआहुआ मरुस्थल का विस्तार निम्नलिखित में से किन देशों में है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ग्वाटेमाला। कूट के आधार पर चयनित करना है, 1 और 3, 1 और 2, 1, 3, 4 और 3, 4। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 और 3 में अमेरिका और मैक्सिको में चिहुआहुआ मरुस्थल का विस्तार है। अगला प्रश्न है अटाकामा मरुस्थल के संबंध में विचार कीजिए कि यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, इसमें सोडियम नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिज के विशाल भंडार हैं। और तीसरा है यह उत्तरी चिली और पेरू में विस्तृत है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2 और 3, 1 और 3 और 1, 2, 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1, 2, 3। इसके तीनों कथन जो हैं वो अटाकामा मरुस्थल के बारे में पूर्णतया सत्य हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान स्थित है वाराणसी, पुणे, लखनऊ या फिर जयपुर। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, लखनऊ। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु पर्यावरण हितैषी स्वरूप होने के कारण हरी धातु कही जाती है? टंगस्टन, एल्युमिनियम, पारा या फिर लोहा। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु पर्यावरण हितैषी होने के कारण इसे हरी धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा 1927 में किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? ऑप्शन है विक्टर अर्नस्ट, चार्ल्स एल्टन, जूलियन हक्सले या डेनिस चिट्ठी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन इसका जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा इकोटोन का उदाहरण है? घास भूमियां, ज्वार नदमुख, नदी तट। तो कूट के आधार पर चयनित करना है, 1 और 3, 1 और 2, केवल 3 या फिर उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, मतलब तीनों जो हैं वो इकोटोन के उदाहरण हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है जैव आवर्धन के में सबसे अधिक किस विपरीत रूप में प्रभावित होने की संभावना होती है? मतलब जैव आवर्धन से सबसे अधिक किसे विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना रहती है? कीट, मछली, मानव या फिर मवेशी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मानव। कि जैव आवर्धन की प्रक्रिया द्वारा प्रदूषकों का संकेंद्रण आहार श्रृंखला के एक जीव से दूसरे जीव में होता है, जो कि मानव जो है एक सर्वाहारी प्राणी है जो सभी पोषण स्तर से भोजन प्राप्त करता है, अतः मानव में विषैले पदार्थों के संचयन की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यक्रम के अनुसार सबसे बाद में आया? जैव विविधता अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, प्रोजेक्ट हाथी या प्रोजेक्ट टाइगर। तो जो इसका सही जो आंसर है, क्योंकि सबसे जैव विविधता अधिनियम जो है ये 2002 में आया, 2002 में आया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम
1972 में आया। प्रोजेक्ट हाथी जो है 1992 में आया और टाइगर जो है 1973 में आया या अप्रैल 1973 में आया। तो इसका सही जो आंसर है, जिसका सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जैव विविधता अधिनियम जो है 2002 में आया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों की तुलना में सबसे कम सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है? गहरे महासागर, प्रवाल सागर, रेतीले मरुस्थल या फिर हिमटोपियां? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, गहरे महासागर। सूर्य तप का तत्कालिक परावर्तन धवलता कहलाता है और धवलता निम्न कारकों से प्रभावित होती है। धरातल की विषमता, धरातल जितना अधिक ऊंचा उबड़ खाबड़ होगा धवलता उतनी ही कम होगी। पथरीला विषम धरातल कुछ किरणें ही परावर्तित हो पाती हैं। हिम आवरण और बलुई रेतीले जमाव, ठीक है, क्योंकि सतह की विषमता को कम करते हैं, इससे धवलता का मान बढ़ जाता है। जल राशियों की गहराई, जहां पर जल राशियों की गहराई जितनी अधिक होगी सूर्य का परावर्तन उतना ही कम होगा, इसलिए छिछली जलराशि की प्रतिबिंब गहरी जलराशि की अपेक्षा अधिक चमकीली प्राप्त होती है, अतः गहराई बढ़ने पर धवलता जो है वो घटती जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए कि सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन और हिमानी का पिघलना, इनमें कौन सी वैश्विक ताप के प्रभाव को इंगित करती है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन इसका जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तटीय अपरदन हेतु उत्तरदायी है? समुद्री जलधाराएं, ज्वार भाटा, लहरें या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इनमें से जो सही लहरें। सर्वाधिक तटीय अपरदन के लिए उत्तरदायी जो है वो लहरें। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी क्रिया से मानव को होने वाले लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व, बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति, भूतापी ऊर्जा या फिर विस्थापन? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, विस्थापन। विस्थापन जो है वो मानव को होने वाली हानि है, बाकी जो है वो लाभ है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों कारक है, कथन है कि दो परितंत्रों के संक्रमण क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है और इन क्षेत्रों में दोनों परितंत्रों की प्रजातियों के अलावा एक अन्य नवीन जात भी पाई जाती है। तो कौन सा सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ए और दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन बादलों के साथ वर्षा, ओला तथा त्वरित झंझा होने की अधिक संभावना रहती है? स्तरीय बादल, कपासी वर्षा बादल, उच्च कपासी बादल या फिर कपासी बादल? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कपासी वर्षा बादल। बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है WWF के द्वारा, यूएनएफ के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा या फिर यूएनओ के द्वारा? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, यूएनईपी मतलब यूएनएफ के द्वारा। क्योंकि ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट का प्रकाशन यूएनएफ करता है और यह यूनाइटेड नेशंस एजेंडा 21 की आवश्यकताओं के अनुरूप विस्तृत रिपोर्ट का प्रकाशन है। अगला प्रश्न है, कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का उद्देश्य है कि जैव विविधता पर प्रत्यक्ष दबाव को कम करना है, आधुनिक जैव तकनीक के संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करना है, जैव विविधता और पर्यटन सेवाओं से प्राप्त लाभों को बढ़ाना है या फिर डी इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, आधुनिक जैव तकनीक के संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करना है। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक परिवहन ईंधन मिथनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उत्पादन प्राकृतिक गैस से किया जा सकता है या बायोडिग्रेडेबल ईंधन नहीं है, इसे गैसोलीन के साथ मिश्रित किया जा सकता है या जल में विलेय है? तो कौन सा जो है कथन जो सही नहीं है? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, यह बायोडिग्रेडेबल ईंधन नहीं है। अगला प्रश्न है, ढलानों पर मिट्टी के कटाव के परिणाम निम्नलिखित में से कितने तरीकों से होता है? नालिका, घाटी, अवनालिका, अवनालिका, नालिका, घाटी? तो इसका कौन सा क्रम जो है? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, सबसे पहले नालिका के द्वारा, फिर अवनालिका और फिर ये घाटी। क्योंकि मिट्टी के कटाव या मृदा के अपरदन के बाद ढलानों पर प्रभाव सबसे पहले नालिका बनती है, उसके बाद अवनालिका, उसके बाद घाटी का निर्माण होता है।
आज का आखिरी प्रश्न है कि कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश का जलवायु प्रकार क्या है? AW, AS, CWG या फिर AMW? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन CWG। तो CWG का मतलब होता है मानसूनी प्रकार, AW का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, AS का मतलब होता है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली आर्द्र शीत मानसूनी जलवायु और AMW का मतलब होता है लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।